तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं कोई नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 42 को। आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छी लग रही तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है फनवा को, जो कि वैन से कहने में लगी हुई थी और उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता है कि किलियन एक वेयरवुल्फ है, क्या तुम्हें उसने बताया था। तभी वैन उसका जवाब देता है और उससे कहने लगता है मैंने इससे पहले एक वेयरवुल्फ को मारा है, तो मैं सेंस कर सकता हूँ कि यह बंदा एक वेयरवुल्फ है। और इस बात के रिप्लाई में फनवा उससे कुछ नहीं कह पाती। और जो जवाब जो क्वेश्चन वैन ने उससे पूछा हुआ होता है उसी कंपनी के बारे में और बैकग्राउंड के बारे में, तभी फैन उसका जवाब देती है और उससे कहने लगती है कि हमारी कंपनी में ये स्ट्रिक्ट रूल है और पावर को लेकर फाइट करने के लिए स्ट्रिक्टली बैन कर रखा है। तभी वैन उससे कहने लगता है ठीक है मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं अपना डिसीजन तभी बनाऊंगा जब मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को अच्छे से समझ लूंगा, सारी डिटेल सुनने के बाद। तभी फैन उससे माफी मांगती है और उससे कहने लगती है तुम्हारे एटीट्यूड देखकर ऐसा लगता है कि जो क्लियर है वो तुमसे काफी देर रूडली बात करने में लगा था, और इस बात के लिए तुमसे मैं माफी मांगती हूँ दिल से। तभी वैन उससे कहने लगता है अच्छा तो क्या तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब देने वाली हो या नहीं। तभी फनो उससे कहने लगती है मेरी पोजीशन के बारे में जानना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं कुछ बता सकती, हाँ लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ मेरे पास इतनी पावर है कि इस कंपनी के चलते हुए डायरेक्ट बिजनेस में मैं बिल्कुल इन्वॉल्व कर सकती हूँ। मेरे पास इतनी अथॉरिटी है यहाँ की। और ये प्रोजेक्ट है वो मैंने खुद ने पर्सनली लेकर ये प्रोजेक्ट आई थी। और जब हम लोग बिजनेस में घुस चुके हैं वेपन्स के, तो हमारी जो कंपनी है वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहती थी और एक्सपेंड करना चाहती थी जल्द से जल्द। या 40s के और 50s के जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के जितने भी लोग हैं वे भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, वे हमारे वेपन्स को बिना किसी परेशानी के खरीद सकते हैं। तभी उसे बैन कहने लगता है मुझे मार्केटिंग में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मुझे माफ़ कर देना। तभी फना उससे कहने लगती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी हमारा इसको लेकर तुम्हें काम करने के लिए नहीं बुलाया है। इस समय पर हम लोग अपना बिजनेस 40s की डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, लेकिन जिससे पहले कि हम अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल करना चालू करें वहाँ पर कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जिससे हमें छुटकारा पाना है जल्द से जल्द। और मैं इसी बात को लेकर उम्मीद करती हूँ कि उस बात को लेकर इस काम में तुम मेरी मदद कर सकते हो या फिर हमारी कंपनी की मदद कर सकते हो। तभी वैन मन में सोचते कहने लगता है कि ये बंदी चाहती है कि इस कंपनी के अपोजिट में जितनी भी कंपनी है जिसने उस एरिया के वेपन मार्केट को मोनोपोलाइज कर रखा है, यह लोग उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तभी फैना उससे पूछ लगती है आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तभी वैन उससे कहने लगता है एक इतनी बड़ी कंपनी डाइक जैसी कंपनी, उसके पास काम करने के लिए काफी ज्यादा जगह होगी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इस जैसी रिक्वेस्ट तुम्हारी कंपनी क्यों कर रही है। तभी फैना उससे कहने लगती है कि इस रिक्वेस्ट के पीछे दो कारण है। तुम एक फ्रीलांसर हो जिसे इस फील्ड में आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हद से ज़्यादा। और तुम एक मेज हो। और सेकंड रीज़न ये है कि अगर हम किसी बाहर वाले को हायर करते हैं इस काम को करने के लिए, तो इसका जो इल्ज़ाम है वो हमारे कंपनी पर नहीं आएगा और किसी भी प्रकार का जस्टिफिकेशन हमें नहीं देना पड़ेगा। और सच सच कहे तो यही हमारा सबसे बिगेस्ट रीज़न है, हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। तभी फैन कहने लगता है क्या जस्टिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग। तभी फैन उससे कहने लगती है कि हम लोग अगर अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं इस काम के लिए, तो हमें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी हमें झेलनी पड़ेंगी। लेकिन अगर तुम इनडायरेक्टली इन ऑब्स्टिकल्स का सामना कर लेते हो और इनसे निपट लेते हो, तो हमारे राइवल की जो कंपनीज हैं वो हम पर किसी भी प्रकार का कंप्लेन नहीं कर सकते। सीधी सीधी शब्दों में कहा जाए तो ऑफिशियली तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तभी इसकी यह बात सुनने के बाद वैन कहने लगता है कि जो 40s की डिस्ट्रिक्ट है वो टोटली देखी जाए तो वो एनर्जी में है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उस डिस्ट्रिक्ट में अगर अपना बिजनेस खोलने के बारे में सोचे लगी और डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हो गई, तो उस एरिया का जो ऑर्डर है वो टोटली पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा और सब कुछ वहां पर तबाह हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी कंपनियां एक साथ टूट पड़ेंगी। तो और उस सिटी की जो गवर्नमेंट है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, तो वह लोग मुझे एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वे 40s के डिस्ट्रिक्ट में जितने भी उनके राइवल्स हैं उन्हें छुटकारा पा सके जल्द से जल्द। तभी वैन उससे पूछ लगता है ठीक है चलो मुझे तुम भी ये बताओ इसके बदले में तुम मुझे दे क्या सकती हो। तभी जो फेना होती है वो अपना टेबलेट निकालती है और उससे कहने लगती है मुझे पता है तुम कुछ समथिंग बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ ढूंढने में लगे हुए हो और तुम्हारी उस आइटम पर पर्टिकुलर नज़र है, और मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि यह आइटम तुम्हें टोटली सेटिस्फाई कर देगा। और तभी उसे एक फोटो दिखाती है जिसका नाम सभी लोग 5 फिंगर्स ऑफ एक्लिप्स के नाम से जानते हैं। और तो और सेंट्रल काउंटर काउंसिल के जरिए इसे ऑक्शन पर रखा गया था। और तो और यह आइटम एक सिंगल यूज आइटम है और सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये एक आर्टिफैक्ट है जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और इसमें 5 फ्लाइटिंग स्पेल्स मौजूद हैं सभी के सभी आइटम पर, जिसे मालाडस के स्कूल के द्वारा किया गया है। और ये कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसे तुम पैसों से कहीं भी जाकर खरीद सकते हो। और वह उससे कहने लगती है 5, अगर तुम हमारी कोई भी किसी भी प्रकार की 5 रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर देते हो तो हम लोग तुमसे ये वादा करते हैं कि ये आर्टिफैक्ट हमें तुम्हें दे देंगे। और इसी के साथ साथ तुम हमारी जो भी रिक्वेस्ट पूरी करोगे उसके साथ हम तुम्हें एक एक्स्ट्रा आइटम भी देंगे, जिसके कारण तुम्हारी डीप वेब पर और भी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। और जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी उसी हिसाब से तुम्हारी प्राइस मनी बढ़ जाएगी।
और इस सभी आइटम्स की बात सुनने के बाद वैन थोड़ा शौक में पड़ जाता है, सोच में पड़ जाता है और मन में सोचते कहने लगता है कि इस समय पर मोबिलिटी की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर मुझे ये आर्टिफैक्ट मिल जाता है उसकी कमी भी पूरी हो जाएगी। तभी वेलन उससे पूछने लगती है क्या सोचते हो इसके बारे में। तभी वैन उससे कहने लगता है मुझे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। और वह वहाँ से जेनी के बारे में चला जाता है और तभी जेनी को सारी की सारी डिटेल्स बता देता है। तभी जेनी उससे कहने लगती है ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी डील है और तो और इसमें रिस्क के साथ जो रिवॉर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। और मुझे एनेगलस फिंगर्स की कुछ वैल्यूज़ के बारे में पता हुआ है कि वह कितना ज़्यादा कीमती आर्टिफैक्ट है। अगर तुम्हारी रिक्वेस्ट का वह रिवॉर्ड है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका जो रिस्क होने वाला है वो भी कोई छोटा मोटा नहीं होने वाला। असलियत में जो डाइक कंपनी चाहती है तुमसे, वह चाहती है कि उनके जो राइवल्स है उनकी अच्छे से बैंड बजा देना उनके बिजनेस की, और वहाँ पर जितना भी प्रॉफिट होता है वह हासिल कर लेना। और अगर तुम इस रिक्वेस्ट को लेते हो तो फ्यूचर में जो तुम्हारे दुश्मन बनेंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और वैन भी इस बात को लेकर एग्री होता है और मन में सोचता क्या लगता है कि अभी तक मैंने जितनी भी रिक्वेस्ट ली है वह या तो सिंपल रही हैं या फिर थोड़े मोड़े कोशिश का मुझे सामना करना पड़ा है और कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा। लेकिन अभी की जो रिक्वेस्ट है वह है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि 14 की जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो कंपनीज अब इस वक्त काम करने में लगी हुई हैं, अगर वो मुझसे बदला लेने पर आ गई तो उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं अपनी सेफ्टी पर ध्यान देता हूँ तो जो चीज़ मुझे चाहिए वह चीज़ मैं कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो रेयर मेडिसिन होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइसलेस हैं और तो और प्रीसियस रिलिक्स भी, और ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं उन्हें तो मैं पैसों से खरीद भी नहीं सकता। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और तो और मेरा एक समय ऐसा आएगा जब मुझे और द हाई क्लाइंब करना पड़ेगा और ऐसे काम करने ही पड़ेंगे। तो क्यों अभी मतलब बाद में ना करते हुए अभी से स्टार्ट कर दिया जाए। और वो उस रिक्वेस्ट को लेने के लिए एक्सेप्ट हो जाता है और जेनी से कहने लगता है मैं उस रिक्वेस्ट को लेता हूँ। तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था जेनी के बारे में। यहाँ पर नेक्स्ट डे में हमें जेनी को दिखाया था जो कि उसके मिशन की जितनी भी डिटेल्स होती हैं उसके बारे में उसे एक्सप्लेन कर रही है। और जेनी उससे कहने लगती है कि जो डाइक वाले उन्होंने तुम्हें पहली रिक्वेस्ट के तौर पर तुम्हारा जो पहला टारगेट है उसका नाम पॉल आकरमैन है और इस बंदे का जो बेस है वो 48 डिस्ट्रिक्ट में है। और तो और इस बंदे ने इलीगल वेपन में काफी ज्यादा मात्रा में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इसने अपना बिजनेस 2 साल पहले स्टार्ट किया था और इसने सिर्फ 2 ही सालों में अपने आप को इतना ज़्यादा बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा लिया है और एकदम से इसका बिजनेस बूम हो गया था इसलिए। और तभी जेनी इस प्लान को समझने के बाद उसे बोलने लगती है तो जो डाइक वाले वह चाहते हैं इनका जो मेन इन्वेस्टर है उससे ही निपट जाना। काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लान है वैसे तो। और वैन उसके सारे प्लान की डिटेल्स देखने लगता है और तभी जेनी वैन से कहने लगती है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करने में लगे हुए हैं कि आखिरकार इसके पास इतना इन्वेस्ट करने के लिए पैसा आ कहाँ से रहा है। लेकिन और भी ज्यादा रूमर्स फैले हुए हैं कि यह हाथ और पैर है जूस मास्टर का। तुम्हें तो पता ही होगा कि आखिरकार वह बंदा कौन है। वह जायंट कैडल का लीडर है, डोमिनिक कवारो। और तो और पंडेनियम की जो ऑर्गेनाइजेशन उनमें उस समय मतलब पंडेनियम की ऑर्गेनाइजेशन में काफी ज्यादा फेमस हो चुका है इस समय पर ये बंदा। ये शायद इसका कारण भी यही हो सकता है। लेकिन जो पॉल अकरमन के जो बॉडीगार्ड्स हैं वो भी नॉर्मल बंदे नहीं है, वह भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और इस बंदे का नाम जूड रसियल है। ये पहले वॉर मर्सनरी की तरफ पे काम करता था और सभी मर्सनरी में इसका नाम काफी ज्यादा है। पॉल अकरमैन तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है उसे मारने की। लेकिन जो डाइक वालों ने उन्होंने कहा है कि अगर तुम इस बंदे को और मार देते हो तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा, जूड रसल को भी टपका देते हो तो। तभी वैन उससे पूछ लगता है ऐसा क्यों। तभी जेनी उससे कहने लगती है मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। और जेनी उससे कहने लगती है कि उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो पॉल अकरमैन है वह 48 के डिस्ट्रिक्ट में अपनी मीटिंग रखने वाला है जल्दी, जितने भी उनके उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके साथ। तभी जो वैन होता है उससे पूछ लगता है क्या जो इन्फॉर्मेशन आई है तुम्हारे पास क्या उस पर विश्वास कर सकते हैं हम लोग। तभी जेनी उससे कहने लगती है मैंने वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को डबल चेक कर लिया है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि कौन उसमें एंटर कर सकता है और कौन नहीं। तो मुझे लगता है कि वे लोग सही है इस बारे में। तभी वैन उससे पूछ लगता है अगर इस रिक्वेस्ट के अदर लोगों के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या हुआ उनके बारे में। तभी जेनी उसे बताती कि इस मिशन के लिए टोटल 5 लोग जाएंगे और मुझे यह बात लगता है कि उन लोगों ने बाकी लोगों को तुम्हारी वैल्यू के अनुसार चुना है और तुम सभी के सभी लोग 3 दिन के अंदर अंदर गैदर हो जाओगे। बस इतना ही मुझे डाइक वालों ने बताया है। और तभी वैन उससे बोलता अच्छा ठीक है मैं समझ गया और वहाँ से उठता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जेनी उससे पूछ लगती है क्या तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। तभी वैन उससे कहने लगता है अगर हमारा मिशन 3 दिन में स्टार्ट होने वाला है तो मुझे तैयारियां करनी पड़ेंगी। और तो और वो जेनी की तरफ देखता है और तभी जेनी का शुक्रिया करता है दिल से। जेनी ये बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए सरप्राइज होती है और कुछ नहीं बोल पाती। लेकिन तभी इसकी पूरी बात सुनने के बाद थोड़ा सोचने के बाद स्माइल मारती है, कितनी औसम लग रही है भाई। और जेनी उससे कहने लगती है अच्छा तो हम बाद में मिलेंगे। और वैन वहां से चला जाता है कहते हुए हाँ बिल्कुल हम जल्दी मिलेंगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।